नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू टॉक समवन इन इंग्लिश। मतलब किसी से इंग्लिश में अगर बोलना है दोस्तों तो कैसे हम बोल सकते हैं एज अ लर्नर। मतलब कि स्टार्टिंग में अगर आप जीरो लेवल से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे सिंपल रूल बताएंगे जिससे आप 100% इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे सेंटेंस भी जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल की बात करेंगे तो यूज़ सिंपल सेंटेंस। मतलब कि एज अ फर्स्ट रूल वी डिस्कस अबाउट बी यूज सिंपल सेंटेंस। मतलब स्पीक यूज शॉर्ट एंड इजी सेंटेंसेस। पहले हमें सिंपल और साधारण वाक्य बोलना होगा। जैसे आई वॉन्ट टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। फॉर एज अ एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उससे आप लर्न करना सीखे, बोलना सीखे। तो फर्स्ट रूल के अंतर्गत आपको ये करने हैं। यहाँ पर सेकंड रूल बताना कि आपको स्टार्ट विथ सिंपल ग्रीटिंग। मतलब छोटे अभिवादन एज अ मतलब विथ रिस्पेक्टेड जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेज होते हैं, उसको हमें बोलना है एज अ सेकंड रूल के अंतर्गत। हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस तरह से वाक्य। गुड मॉर्निंग, इस तरह से छोटे छोटे वाक्य मतलब कि एज अ रूल ऑफ सेकंड के अंतर्गत आपको बोलने हैं। ऐसे 10 रूल्स आपको यहाँ पर सिखाना है। थर्ड रूल की बात करें दोस्तों, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। मतलब जो भी आप बोलो आराम से और सिंपल और क्लियरली तरीके से बोलना है। ये आपका मतलब कि थर्ड रूल है किसी इंग्लिश को सीखना, बोलना किसी के सामने। यहाँ पर रूल नंबर 4 की अगर बात करेंगे, यूज डेली वर्ड्स। मतलब जो सिंपल वाक्य होते हैं पहले आपको वो डेली डेली बोलना होगा। मतलब जैसे वाटर, फूड, टाइम हो गया, वर्क, नेम, प्लेस। मतलब ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं पहले आप अपने कन्वर्सेशन में उस चीज़ को ऐड करें, छोटे छोटे वाक्यों को डेली लर्न करें। ये नियम 4 हो गए दोस्तों। 5 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट द ग्रामर। कहने का मतलब है कि ग्रामर से आपको सोचना ही नहीं कि मुझे ग्रामर आता है या नहीं आता। अंग्रेजी मतलब बोलना है, ग्रामर 100% आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी रूल बताया जाए तो उसको फॉलो करें। फोकस ऑन स्पीकिंग, नॉट ऑन परफेक्ट ग्रामर। मतलब कि आपको अगर इंग्लिश बोलना है दोस्तों तो आपको पहले छोटे छोटे वाक्य और सारी चीज़ें बोलना सीखना होगा विदाउट केयरिंग ग्रामर। मतलब डोंट वरी अबाउट द ग्रामर, मतलब कि ग्रामर को ध्यान आपको नहीं देना है। या 6 रूल, मतलब छठा रूल अब हम यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ, आस्क सिंपल क्वेश्चन। मतलब कि छोटे छोटे साधारण प्रश्न आपको बोलना है और किसी के सामने। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसको और भी शार्ट बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। सेकंड भाग, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप किसी से जनरली कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ये सारे छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। तो 6 रूल हो गए। अब 7वें रूल की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों तो दिया यूज पोलाइटली वर्ड। मतलब विनम्रता वाले जो शब्द होते हैं उसको अपने जीवन में लाना है, वो बोलना है। जैसे से प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। ऐसे खूबसूरत और अच्छे सेंटेंसेस को आपको बोलना है, पहले स्टार्ट करना है। 8वें रूल के अंतर्गत आप बताएंगे लिसन केयरफुली। मतलब कोई चीज़ को सुनना है अच्छे से। मतलब लिसनिंग इज 50% ऑफ स्पीकिंग। मतलब किसी चीज़ को अगर आप सुन रहे हैं अच्छे से, ध्यान, केयरफुल होकर के, तो 50% इंग्लिश आपकी तो वैसे ही इम्प्रूवमेंट होने वाली है। दूसरे पर 9 नंबर रूल की बात करेंगे, रिपीट इफ़ नीडेड। मतलब कि कैन यू रिपीट प्लीज़, कि आप दोबारा दोहरा सकते हैं। मतलब ये जो बहुत सारे वाक्य होते हैं आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ये ऐसे मतलब हैबिचुअल अंदर आपको लाना है। और 10वां रूल दोस्तों है कि यहाँ पर ये आपको जो है एज अ प्रैक्टिस डेली करने हैं। मतलब 10 अगर रूल आपको फॉलो करते हैं तो 110% दोस्तों आप इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही मैं आपको सेंटेंस अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहे। एक बार फिर से यहाँ पर हम न्यू रूल आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट में आपको ध्यान देना होगा कि हाउ टू टॉक सिंपल इंग्लिश।
टू समवन, मतलब कि वी यूज़ द समबडी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब छोटे छोटे वाक्य किसी से बोलना है पहले स्टार्टिंग में। आई वांट टू से समथिंग, जैसे बहुत सारे वाक्य सिंपल, जैसे बोला कि आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू टेक दिस इज़ बुक, मतलब जो भी सिंपल वाक्य उसको बोल सकते हैं। दूसरे रूल के अंतर्गत स्टार्ट विद बेसिक ग्रीटिंग, मतलब जो छोटे छोटे रिक्वायरमेंट सेंटेंसेस होते हैं अभिवादन वाले, उसको बोलना है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह से हाउ आर यू, व्हाट यू डूइंग हियर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तीसरा रूल कहते हैं स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, मतलब जो भी बोलना है आपको स्पष्ट और सिंपल वे से आपको बोलना है। चौथा रूल है कि यूज डेली वर्ड्स, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, फूड, जो वाटर हो गया, फूड टाइम, मतलब बहुत सारे सिंपल वाक्य आप डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, बोलेंगे। पांचवा रूल है डोंट वरी अबाउट द ग्रामर, मतलब स्पेशली इंग्लिश बोलना है तो ग्रामर को ध्यान नहीं देना है। 100% ग्रामर से ही इंग्लिश नहीं बोली जा सकती, आप ऐसे भी बोल सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्रामर। छठा रूल है आस्क सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन किसी से पूछे। व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ये सारे क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सातवां रूल है यूज पोलाइटली वर्ड, जो सिंपल और जो पोलाइटली भरे वर्ड होते हैं उसको इस्तेमाल करना, जैसे एक्सक्यूज मी, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और आठवां रूल है कि लिसन केयरफुली, मतलब कि लिसनिंग इज द 50% ऑफ स्पीकिंग, कि बोलना जो होता है किसी से वो 50% आपको इम्प्रूवमेंट कर देगा अगर आप सुनते हैं। और नवा रूल है रिपीट इट नीडेड, बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करना है आपको ताकि आप हैबिचुअल हो सके, उस चीज़ को बार बार बोल सके, व्यक्त कर सके। 10वां रूल है दोस्तों प्रैक्टिस डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। दोस्तों अब हम जिक्र करने वाले हैं फास्ट इंग्लिश सेंटेंस, मतलब कि नियम के बाद अब सिंपल और फास्ट इंग्लिश बोलना। छोटे छोटे वाक्य आपको सुनना है और अच्छे से लर्न करना है और आपके डेली की दिनचर्या में, मतलब डेली आपको बोलना है। तो फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, लेट्स गो, चलो चलते हैं, क्लियर। दूसरा दिया कम फास्ट, जल्दी आओ। थर्ड दिया है दोस्तों वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मतलब मेल फीमेल दोनों इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, दोनों क्या सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। पांचवा दिया गया है डोंट वरी, चिंता मत करो। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आपको डेली बोलना है और रिपीट करना है। यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है इट्स ओके, कोई बात नहीं। 7 नंबर की बात करेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। 8 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे टेल मी, मुझे बताओ, मतलब ये छोटे हैं पर बहुत शानदार सेंटेंसेस। अगर आप डेली इंग्लिश में डेली दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं 110%। यहाँ पर लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, क्लियर। बी केयरफुल, सावधान रहो, आप ऐसा बोल सकते हैं। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए। कम हियर, यहाँ आओ। छोटे पर मज़ेदार सेंटेंसेस अगर आप डेली बोलेंगे तो 110% आपके इंग्लिश में जो बोलने का स्पीड होगा दोस्तों फास्ट होगा। और यहाँ पर दिया गया 14 नंबर का सेंटेंस गो दियर, वहाँ जाओ। 15 नंबर सेंटेंस आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। 16 नंबर दिया आई एम फ्री नाउ, मैं अभी फ्री हूँ। 17 नंबर है कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। 18 दिया डोंट शाउट, मतलब चिल्लाओ मत। 19 नंबर दिया सिट डाउन, बैठो। 20 नंबर का सेंटेंस देखें दोस्तों स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और यहाँ पर दिया आई एग्री, मैं सहमत हूँ। 22 नंबर सेंटेंस है आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। 23 दिया आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। निगेटिव बोलना तो आपको ऐसे ही बोलना है। 24 नंबर दिया कम विथ मी, मेरे साथ चलो। और 25 नंबर सेंटेंस दिया लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं।
इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आप बोल करके अपनी इंग्लिश को 110% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर और भी बहुत सारे वाक्य मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। शॉर्ट सिंपल लव सेंटेंसेस यहाँ पर जैसे फर्स्ट दिया आई लव यू, दूसरा यहाँ पर दिया कि आई मिस यू। ये छोटे छोटे सेंटेंस बोल करके आप इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा दिया गया है यू आर स्पेशल टू मी, तुम मेरे लिए ख़ास हो। चौथा नंबर है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पाँचों दिया यू मेक मी हैप्पी, तुम मुझे खुश करते या करती हो। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए वाक्य दोनों बोल सकते हैं। 6 नंबर है आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से। 7 नंबर सेंटेंस आई लाइक यू अ लॉट, मुझे तुम बहुत पसंद हो। 8 नंबर की बात करेंगे यू आर माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया हो। 9 नंबर है आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ, इस तरह से। स्टे विथ मी, मेरे साथ रहो। 11 नंबर सेंटेंस की बात करें, यहाँ पर दिया कि यू लुक ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत लग रही हो। 12 नंबर दिया यू लुक हैंडसम, तुम स्मार्ट लग रहे हो। मतलब कि ये स्पेशली बॉयज़, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए। यहाँ 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, मतलब एज अ सेंटेंस बात करेंगे, तो यू आर माई हैप्पीनेस, तुम मेरी खुशी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सेंटेंस है। आप इसको बोल करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डोंट लीव मी, मुझे छोड़ करके मत जाना। आई फील सेफ विथ यू, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ या करती हूँ। मतलब मेल और फीमेल दोनों के द्वारा सेंटेंस सारे बोले जा सकते हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता या रह सकती। यू आर इन माई हार्ट, तुम मेरे दिल में रहते हो। क्लियर। 18 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे, यू मीन अ लॉट टू मी, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो या रखती हो। 20 नंबर का दिया आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 20 नंबर दिया आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता है या रहती हूँ। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और अच्छे सेंटेंस हैं जो आपको डेली दिनचर्या में बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेली यूज इंग्लिश, यहाँ पर हम आसान तरीके से सीखने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर पहले जनरली अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब वाक्य बनाने के नियम जानेंगे। मतलब सिंपल वाक्य अगर बोलना है हमें, तो पहले हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट, मतलब जो कर्म करेंगे। अगर हिंदी में बात करेंगे, पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म लगा करके सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जनरली जैसे यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस एज एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड की बात करेंगे, सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। क्लियर। थर्ड वाक्य की बात करेंगे, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। और इस तरह से अब यहाँ पर हम यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब के सहायता से, मतलब इज, एम, आर के प्रयोग से सेंटेंस बोलना सीखेंगे। मतलब सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर दोस्तों आई दिया गया है, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वो हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू रानीगंज, इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। और यहाँ पर ही, सी, इट के साथ इज का हमेशा प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो भी यहाँ पर एक वचन होगा, ही, सी, इट, इस तरह से होगा, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और बहुवचन जैसे यू, वी, दे, यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का आर का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अभी सेंटेंस हम जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मतलब कि आई के साथ एम का यूज किया गया है।
सेकंड सेंटेंस लेंगे सी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। मतलब इज के साथ यहाँ इज का प्रयोग जो है सी मतलब एक वचन के साथ इज का प्रयोग जनरली किया गया है। बहुवचन के साथ यहाँ पर जैसे कि दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं, तो जब बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करना है। सिंपल आपको एक वचन के तरीके से सेंटेंसेस है तो इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम डेली एक्शन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेज हम करेंगे यहाँ पर जिक्र। और एज ए एग्जांपल आई वॉक अप एयरली, मैं जल्दी जो है उठता हूँ। इस तरह से आप वाक्य बोल सकते हैं। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। थर्ड वाक्य की बात करेंगे दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तभी आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जिक्र करेंगे यूज ऑफ डू डज, जहाँ पे प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा या निगेटिविटी होगी, निगेटिव का वाक्य होगा तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं जनरली। तो डू का इस्तेमाल आई, यू, दे, वी मतलब कि बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं सिंपल। और डज का प्रयोग एक वचन के लिए यहाँ पर किया जाता है। और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि यहाँ पर डू डज कब लगेगा, जब वाक्य में निगेटिव होगा या प्रश्नवाचक होगा तभी आप प्रयोग करेंगे। सिंपल के लिए डू डज का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। और सेकंड सेंटेंस दिया कि डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ती है। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं बहुत सारे। 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि पास्ट टेंस फॉर जो है कंप्लीटेड एक्शन, बीते हुए समय के काम के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। तो जो वर्ब का होगा वो सेकंड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। और ये जनरली सिंपल प्रेजेंट पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। और थर्ड वाक्य की बात करेंगे दे प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इस तरह से जो वाक्य होगा बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं वर्ब सेकंड इस्तेमाल करके। दोस्तों अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए डेली यूज वोकैबुलरी, यहाँ पर रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले जो सिंपल सेंटेंसेस पहले उसको आप लर्न करेंगे और उसको डेली यूज़ करेंगे बोलने में, तभी आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ सिंपल वाक्य जैसे वाटर, फूड हो गया, वर्क हो गया, स्कूल हो गया, होम हो गया। इस तरह से एज अ एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ और बहुत सारे छोटे सेंटेंसेज आप सीखेंगे तभी आपका शब्दकोश स्ट्रॉन्ग होगा और आप बोलना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 7 नंबर के रूल से। पोलाइटली इंग्लिश सेंटेंसेस मतलब जो विनम्रता मतलब रूप से बोले जाते सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस प्लीज़ की मदद से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, इस तरह से बोल सकते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो पोलाइटली इंग्लिश सेंटेंसेज है, ये बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे जो कि आप पहले उसको लर्न करें और बोलने का प्रयास करें ताकि आप के माइंड में ये सारे सेंटेंस सेट हो सकें। यहाँ पर हम कॉमन डेली यूज सेंटेंसेज, रोज़ बोले जाने वाले कुछ सेंटेंसेज आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। और डोंट वरी, चिंता मत करो। लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेज आप जो है कॉमन डेली यूजेस के अंतर्गत बोल सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा पर अब जिक्र करने वाले हैं कि व्हाट, मतलब कि व्हाट के प्रयोग से क्या आप बोल सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस व्हाट के यूज़ से बोल सकते हैं जहाँ पे प्रश्न का बात होगा, जहाँ पर क्या से वर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, यह क्या है।
व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इस शब्द को शॉर्टकट अगर आपको बोलना है तो व्हाट्स योर नेम भी बोल सकते हैं, मतलब इसको यस के कन्वर्ट करके आप बोल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे व्हाट काइंड या व्हाट टाइप। यहाँ पर जैसे इससे रिलेटेड और सारे वाक्य बोले जा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, मतलब किस तरह की जो है किताबें आप पसंद करते हैं, या आप बोल सकते हैं आपको किस तरह की किताबें पसंद है। क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक या लिसन, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हैं कि आपको किस तरह की म्यूजिक या किस तरह के कुछ भी आप बोल सकते हैं कि पसंद है। तो इससे एक ही वाक्य में बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे व्हाट टाइम, मतलब कौन सा समय है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वाक्य बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट टाइम इज़ इट, क्या समय हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और व्हाट टाइम डू यू वॉक अप, मतलब कि आप कितने बजे उठते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो है यूज कर सकते हैं व्हाट से रिलेट करके। यहाँ पर हम आगे बातचीत करेंगे कि व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। और यहाँ पर दिया कि व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब कि वी कैन यूज द मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ व्हाट। तो आप व्हाट की मदद से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरली 2-4 सेंटेंसेस इस्तेमाल करूँ ताकि आप इसी के हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकें। दोस्तों यहाँ पर दिया गया इसलिए क्यों, बहुत ही अच्छा है। कभी कभी व्हाट फॉर का इस्तेमाल जो हिंदी अर्थ होगा किस लिए, मतलब ये ऐसा शब्द आप बहुत जनरली बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज़ दिस फॉर, यह किस लिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सेंटेंस आपके नज़रिए में हो सकता है व्हाट फॉर। यहाँ पर हम आगे जिक्र करेंगे जैसे आपकी गुस्सा या हैरानी जैसे वाक्य बोलने के लिए व्हाट का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। व्हाट यू फेल्ड द एग्ज़ाम, क्या तुम परीक्षा में फेल हो गए, मतलब एज अ सरप्राइज करके भी बहुत सारे सेंटेंस बोले जा सकते हैं। दूसरे यहाँ पर अब हम हाउ के प्रयोग से, मतलब जनरली बहुत सारे वर्ड हैं जो कि बोले जा सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हाउ माने कैसे। हाउ से बहुत सारे वाक्य बोले जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न की हाउ डू यू दिस, हाउ डू यू डू दिस, तो कह रहा कि इसका अर्थ होगा कि जो है यह आप कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाउ डू यू मेक टी, आप चाय कैसे बनाते हैं। मतलब जनरली बहुत सारे वाक्य बोले जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में 1-2 सेंटेंस हम ले रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि जो है जैसे दिया गया कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मतलब इस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ योर फैमिली, हाउ इज़ योर पेरेंट्स, हाउ इज़ योर मदर। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके आप जनरली पूछ सकते हैं इस हेल्प ऑफ हाउ। यहाँ बहुत सारे अनकाउंटेबल वाक्य भी बोले जा सकते हैं। हाउ मच, जो ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वाक्य बोलना हो जो इम्पॉसिबल हो, उसे काउंट नहीं किया जा सकता। कि हाउ मच वाटर, कितना पानी है, पानी तो गिना नहीं जा सकता। तो इसके इस्तेमाल के लिए हाउ मच का प्रयोग किया कर सकते हैं। हाउ मैनी, मतलब कितने। यहाँ पर काउंटेबल की बात की गई, मतलब कि जो चीज़ें गिनने की पॉसिबिलिटी हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने छात्र हैं। हाउ लॉन्ग, कितनी देर या कितनी लंबाई। इस तरह से वाक्य हो तो आप हाउ लॉन्ग का प्रयोग करके बोल सकते हैं। दूसरे यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं कि किसी का जो है नाम कैसे पूछते, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह से वाक्य बोलना सीखें। जैसे यहाँ पर किसी का नाम जनरली पूछता है, आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। एक सिंपल मेथड में ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपके नाम को जान सकता हूँ। विथ पोलाइटली, मतलब कि बहुत नम्रता से पूछे मे आई नो योर नेम, ऐसा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि व्हाट शुड आई कॉल यू,
मैं आपको क्या कह कर के बुला सकता हूँ, कुछ इस तरह से। और कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप अपने नाम को बता सकते हैं। या दोस्तों आप ऐसा भी पूछ सकते हैं, कैन आई कैच योर नेम प्लीज़। बहुत सारे पोलाइटली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कैन आई कैच योर नेम भी बोल सकते हैं। हम जिक्र करने वाले हैं रिस्पेक्टफुल शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। आपको बोलना है कि एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पर जो है बताना सीखना है। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, अगर इस तरह से वाक्य बोलना, कृपया बैठ जाइए या ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो मतलब कि कोई आपको वाक्य बोलना है, तो यदि उसके साथ आपने प्लीज़ का उपयोग कर दिया, प्लीज़ का यूज कर दिया आपने, तो उस चीज़ को आप जो है विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी से विनम्रता से बोलते हैं तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है जो सामने का बंदा होता है, जो सामने का आदमी होता है। तो आप इस बात को ध्यान दें और अच्छे से माइंड में सेट करके रखें कि किसी से अगर रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा। और हमें प्लीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे कि प्लीज़ कैन आई सीट हियर, प्लीज़ या आगे भी लगा सकते हैं प्लीज़ को, या तो लास्ट में लगा सकते हैं। कैन आई टेक दिस बुक प्लीज़। तो इस तरह से आप खूबसूरत सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया कि प्लीज़ लिसन केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है कि ध्यानपूर्वक। अगर कोई आदमी आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है या आप उससे बात कर रहे हैं, तो जो आदमी बोल रहा है उसको बहुत ही केयरफुल आपको सुनना है, ताकि आप आंसर अच्छे से दे सके और वो बंदा भी आपको रिस्पेक्ट दे सके। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। और तीसरा यहाँ पर दिया कि स्पीक पोलाइटली। जब भी आप बोलो, आपके शब्दों में ऐसा लगे कि विनम्रता है, मतलब रिस्पेक्ट है अगले बंदे के प्रति जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, बात कर रहा है। तो इस बात को ध्यान दें। आप जब भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान आपको देना है। और यहाँ पर देना जैसे कि दिया गया है कि मे आई कम इन। ये जितने भी वाक्य मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट, मतलब कि रिस्पेक्टेड वर्ड को बात कर रहा हूँ कि आपको कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पे क्या बोलना है। मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब कि परमिशन लेने से रिलेटेड वाक्य है, लेकिन बहुत ही अच्छा और दमदार है। अगर आपने रिस्पेक्ट से इन वर्डों का इस्तेमाल कर लिया, सेंटेंस का इस्तेमाल कर लिया, तो अगला आदमी अगर परमिशन नहीं देना चाहता फिर भी आपको परमिशन इस बात का ज़रूर देगा कि आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर दिया थैंक यू सो मच, मतलब ऐसे बेसिक रिस्पेक्टेड जो वर्ड होते हैं, अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है या आपके साथ अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है या कोई चीज़ आपको देता है, तो इन शब्दों का 110% इस्तेमाल करें। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके लैंग्वेज में और आपके रिस्पेक्ट में कि आप किस तरह से वेल मैनर्ड और एजुकेटेड पर्सन है। और यहाँ पर दिया है कि यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे हो, मतलब मोटिवेट एज अ मोटिवेटेड, मतलब किसी को मोटिवेट करना है, तो ऐसे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं विथ पोलाइटली। उसको बहुत अच्छा लगेगा और अंदर से आपके प्रति उससे खुशी इजहार करते हुए आपको खुद भी दिखेगा। यहाँ पर दिया कि कीप इट अप, ऐसे ही जारी रखिए, मतलब किसी को आपको बोलना है छोटा और बहुत रिस्पेक्टफुल ये सेंटेंस है। आपको आर्गूमेंट, इनकरेजमेंट, मतलब उसको साहस दे सकते हो कि कीप इट अप, मतलब कि ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो, 110% यू कैन डू इट। तो आप इन शब्दों को बोल सकते हो। कह रहे कि आई अप्रिशिएट योर इफोर्ट, ये गजब का वाक्य, मैं आपकी कोशिश की सराहना करता हूँ। अप्रिशिएट जो वर्ड दिया गया है बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इफ़र्ट मतलब कोई प्रयास आपके प्रति कर रहा है या आपके लिए कुछ भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर का दिया कि हेल्प अनदर विथ काइंडली,
दूसरे की जो है दयालुता से मदद करें। तो यहाँ पर आपका जो मैनर और बातचीत करने का जो कन्वर्सेशन और भी इम्प्रूवमेंट और अच्छा हो जाएगा। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, मतलब आपको अच्छा रिस्पेक्टेड बनना है तो आपके अपने टीचर का जो है केयरफुल होकर के सुनना होगा और टीचर का रिस्पेक्ट करना होगा। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट देन अचीव रिस्पेक्ट, जैसे कि कहावत आपको पता होगी। यहाँ पर दिया है कि से प्लीज व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग, जब कुछ मांगो या कुछ कहो तो आप प्लीज़ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो गज़ब का इफ़ेक्ट पड़ेगा दूसरे की तरफ और आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 12 नंबर दिया कि से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प यू, इस बात को 110% आप ध्यान में रखें। यदि कोई आपकी मदद कर रहा है तो ऑलवेज हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। इससे दो चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं, एक तो आप वेल एजुकेटेड हैं और आप उसके रिस्पेक्ट को, उसके वर्क को सराहना कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये वर्ड बोलना ना भूलें। यहाँ पर दिया गया है कि नेवर शाउट एट एनीवन, किसी पर चिल्लाओ मत, मतलब जो भी कहना है विनम्रता से बोलना है, आपको चिल्ला के नहीं बोलना है, ताकि आप दिखा सको कि आपकी इमेज क्या है, आपका बोलने के तौर तरीके क्या हैं, ये आप उसको अच्छी तरह से बता सकते हो। शेयर योर थिंग्स पोलाइटली, अपनी चीज़ों को जो है विनम्रता से शेयर करो। और यहाँ पर दिया है स्पीक काइंडली टू योर क्लासमेट, अपने सहपाठी जो साथ में आपके वर्क कर रहे हैं या साथ में पढ़ रहे हैं उनसे हमेशा दयालुता से बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश को और भी खूबसूरत और इम्प्रूवमेंट बना देगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस अभी मैंने जिक्र किया था, फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके। जैसे फास्ट इंग्लिश सेंटेंस विथ हिंदी, छोटे सेंटेंस हैं पर आप बोलने के लिए स्टार्टिंग के लिए बेस्ट सेंटेंस कहे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला दिया है कि लेट्स गो, चलो चलते हैं। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस दिया गया है कम फास्ट, जल्दी करो। तीसरा दोस्तों दिया गया वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको। चौथा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या रही हूँ, मेल फीमेल दोनों बोल सकते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। यहाँ पर 6 नंबर है इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करा, अगर ऐसा आपने बोल दिया तो उसको आपने माफ़ कर दिया और उसको भी मज़ा आ जाएगा। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अगर किसी चीज़ को आप नहीं जानते तो ऐसे आप बोल सकते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, मतलब कोई किसी को अगर कोई चीज़ें बता रहा है तो आप भी इंग्लिश में बोल सकते हैं टेल मी, मुझे बताओ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ या आपके कार्य के बारे में। यहाँ पर दिया गया 9 नंबर का सेंटेंस दिया लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अगर किसी से अपनी बात सुनवानी है तो आप ऐसा बोल सकते हो। बी केयरफुल, सावधान रहो। किसी को अलर्ट करना है तो आप बोल सकते हैं बी केयरफुल, सावधान रहा करो, कोई गलती आपके साथ ना हो, कुछ बुरा ना हो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। मतलब आप किसी को ऐसा बोल सकते हो कि इस बार आपने डिफीट खा गया तो नेक्स्ट टाइम 100% आपके साथ अच्छा ही होगा। आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, तो आप किसी से आई नीड हेल्प बोल सकते हैं जब आपको किसी की ज़रूरत हो। कम हियर, यहाँ आओ। यहाँ पर 14 नंबर सेंटेंस दिया दोस्तों गो देयर, वहाँ जाओ। ऐसा आप खूबसूरत वाक्य बोल सकते हैं। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम फ्री नाउ, अभी मैं एकदम फ्री हूँ। इस तरह से आप जब फ्री हो तो बोल सकते हैं। कॉल मी लेटर, मतलब आप मुझे बाद में कॉल करिए। अगर मान बिजी हैं आप तो कॉल मी लेटर, ऐसा आप बोल सकते हैं। डोंट शाउट, मतलब चिल्लाओ मत, ऐसा बोल सकते हैं अगर कोई आपसे चिल्ला रहा है तो। सिट डाउन, बैठो, अगर किसी को बैठाना तो आप ऐसा बोल सकते हैं।
स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगर आप किसी को खड़ा करना तो ऐसा बोल सकते हैं। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। किसी की बातों को एक्सेप्ट करना तो आप ऐसा बोल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया या गई। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। कम विथ मी, मेरे साथ चलो। गो, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो इस तरह से खूबसूरत सेंटेंस छोटे छोटे बोल करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे बताए हुए सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर करें। देख रहे हैं कि अब हम जिक्र करने वाले हैं आपको यहाँ पर ग्रामर से संबंधित जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। जो टेंस होता है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के जो है अपने 4 जो है पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के 4 भाग हो गए, पास्ट के 4 भाग हो गए और फ्यूचर के 4 भाग हो गए। तो टोटल यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मतलब पहले तो यहाँ पर जान लें जिस वाक्य के अंत में ता ती ते आते हैं वो जो है प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। और इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल में इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल यस या यस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, और वो भी यस या यस का प्रयोग तब होगा जनरली जब एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन में यस यस का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, पहला वाक्य इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया। और सेकंड है आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मतलब जो प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें केवल आपको ध्यान देना है कि डू डज का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन केवल एक वचनकर्ता के साथ करेंगे। बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग भी नहीं करना है। फिलहाल आगे हम यहाँ पर सेंटेंस लेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस क्लियर। अब निगेटिव सेंटेंस आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ रहे हैं, इसमें डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपल से जैसे ही एक वचन है तो डज का इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन के लिए डू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। मतलब जो निगेटिव होगा तो डू डज का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे सिंपल मेथड से। और इसमें सेकंड वाक्य दे डू नॉट ईट मीट, वह मांस नहीं खाते। तो मतलब निगेटिव है और बहुवचन है तो डू का इस्तेमाल करेंगे क्लियर। अब यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है रूल बोलता है कि डू या डज, उसके बाद प्लस आपको सब्जेक्ट करने हैं, वर्क करने हैं और ऑब्जेक्ट लास्ट में करने हैं क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है कि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो आप पहले डज का इस्तेमाल करेंगे। डज कब लगाएंगे, एक वचन करता रहेगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है क्लियर। दूसरा दिया गया है डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव के साथ साथ जब निगेटिव की बात होगा तो रूल आपका देखेंगे डू या डज, सब्जेक्ट करेंगे और स्विच के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर। तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट या डू यू नॉट स्टडी, इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे नियम को मद्देनज़र देखते हुए। आप दोस्तों यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं प्रेजेंट के दूसरे भाग के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है दोस्तों रहा, रही, रहे, ये सब होते हैं और कंटिन्यूटी वर्क इसमें होगा। कोई कार्य जो प्रेजेंट का होगा वो कंटिन्यूटी रहेगा। तो यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया की बात करेंगे तो इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और ये सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव सभी में इस्तेमाल किया जाएगा। रूल इसका बोलता है पहले हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद एम इज आर
मतलब कि एक वचन होगा तो ही सी इट रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, दे वी यू है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब, और ध्यान दें कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। टोटल जितना भी यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा रही रहेगा तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे यहाँ पर दिया गया सी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। आई एम स्टडिंग, ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि ओवरऑल जितना भी कंटिन्यूअस का ट्रांसलेट करेंगे उसमें वर्ब में आईएनजी 100% लगाना होगा। अब यहाँ पर हम निगेटिव की बात कर लेंगे। निगेटिव का मतलब है जिसमें निगेटिव की बात किया जाए तो इसके भी रूल होते हैं। सब्जेक्ट करने पहले आपको एम, इज़ या आर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप दिया कि ही इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। इस तरह से ट्रांसलेट आप करेंगे। फर्स्ट में आप सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है तो इज लगाएं, आई है तो एम लगाएं, बहुवचन है तो आप जो है आर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने। सेकंड यहाँ पर देंगे दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फिर से निगेटिव एक बार आ गया तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट करना है, फिर से आपने एम, इज़, आर का प्रयोग करना है, मतलब कि जैसे सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग नॉट लगाना है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। टोटल जितने भी आपको टेंस दिखाई देंगे जिसमें रही रहेगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है। उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट करने हैं। जैसे कि देखें सी इज़ नॉट कुकिंग फूड, दे आर नॉट प्लेइंग। यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। जैसे कि मैंने प्रेजेंट में बताया था सेम इसमें भी आपने क्या करना है, एम, इज़ और को फ्रंट में आगे लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट करने हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे दिया कि इज़ सी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। और यहाँ पर दिया कि आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं। जो प्रश्न होगा तो जो यहाँ पर साइक्रिया होगा उसको आर हुआ, इज़ हुआ, एम हुआ, सबसे फ्रंट में लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का जो है प्रयोग करेंगे। सेकंड प्रकार का प्रश्नवाचक भी होता है लेकिन उसमें व्हाट, व्हेन का प्रयोग जो होगा उसका ट्रांसलेशन पहले उसके मीनिंग को लिखेंगे फिर करेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव दिया गया है इसमें ध्यान से देखेंगे सेम प्रोसेस है। आपने सबसे पहले यहाँ पर इज, एम, आर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट करना है, नॉट लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है और सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे इज सी नॉट कुकिंग फूड हो गया आपका, आर दे नॉट कमिंग। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम दो टेंस जो है कवर करने के बाद, मतलब कि प्रेजेंट के दो भाग कवर करने के बाद तीसरे भाग की तरफ चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। परफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर कार्य पूरी तरह से संपन्न हुआ होगा। इसके ट्रांसलेट के रूल के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट करना है और इसकी सहायक क्रिया दोस्तों हैज़ और हैव होती है। मतलब एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर वर्ब जो होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद अपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। मतलब इसमें जो भी वर्क होगा पूरी तरह से कंप्लीट होगा। एक वचन है तो आपने क्या करना है, हैज़ का प्रयोग करना है। बहुवचन दोस्तों है तो आपको क्या करना है कि हैव का प्रयोग करना है। ये बात आप ध्यान से समझें। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो फिल्म देखी है। तो इस तरह से ट्रांसलेट आपने करना है। यहाँ पर अफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव सेंटेंस लेंगे। फिर से आपने क्या करना है, सब्जेक्ट पहले लेना है। सब्जेक्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि एक वचन है तो हैज़ लगेंगे, बहुवचन है तो हैव लगेंगे। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म
और ऑब्जेक्ट लेंगे। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया। अगला दिया कि वी हैव नॉट फिनिश्ड लंच। तो इस तरह से अपने करने हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो रूल बोलता है पहले हैज़ या हैव को फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने ट्रांसलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ही हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो जब क्या का बात होगा तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, हैज़ हैव का प्रयोग करना है। जैसे हैव यू ईटन फूड, क्या तूने खाना खाया, इस तरह से अपने ट्रांसलेट करने हैं। यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे तो सेम रूल है, वहाँ पर नॉट एक आपने ऐड करना है और बाकी के रूल्स सेम करने, हैज़ करने, हैव करना है, सब्जेक्ट करने हैं आपको, मतलब सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव करने हैं, उसके बाद नॉट लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो क्या उसने काम पूरा नहीं किया, या आपने यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि हैव दे नॉट गॉन, मतलब क्या वे नहीं गए हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेट आपको करने हैं। दोस्तों भैया हम बात प्रेजेंट के 3 भाग को ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर चौथे भाग की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। इस वाक्य में भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा रही रहता, उस ये सेम इसमें भी रहा रही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना इसमें टाइमिंग दिया रहेगा। तो टाइमिंग दिया रहेगा और टाइमिंग से आपको क्लियर करना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके जो रूल्स हैं दोस्तों, सब्जेक्ट आपने करना हैज़ हैव बीन, मतलब इसकी सहायक क्रिया, जैसे परफेक्ट की हैज़ हैव थी, इसमें हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, हैज़ बीन बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करने हैं आपको। और ध्यान देंगे कि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब टोटल ओवरऑल जितने भी टेंस आपके रहा रही होंगे वो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगानी है आपको, और ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग करके टाइमिंग शो कर देना है। मतलब इस टाइप के वाक्यों में सिंस फार का जरूर प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा है, रहा रही का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग दे गया कि सुबह से शाम से। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, मॉर्निंग में खेल रहे हैं कि इवनिंग में खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फार का प्रयोग किया है। मतलब निश्चित वाक्यों के लिए सिंस का इस्तेमाल करना, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग अपने करने हैं। यहाँ पर निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव का रूल बोलता है पहले सब्जेक्ट करने हैं आपको, हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करना है, लेकिन नॉट को भी लगाना, हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि निगेटिव है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको लगाने हैं, ऑब्जेक्ट लिखने हैं, और उसके बाद आपको सिंस और फार, उसके बाद टाइमिंग शो कर देना है। जैसे एग्जांपल है कि शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपने करना है। सेकंड दिया कि आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पर निश्चित मॉर्निंग है इसलिए सिंस का प्रयोग किया, अनिश्चित है तो इसलिए फार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव दिया कि रूल में आपको फर्स्ट में जितने भी प्रश्नवाचक होंगे उस सहायक क्रिया जो होती है वो फ्रंट पे आप आगे लगाएंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और फार और सिंस का प्रयोग करके आपको टाइमिंग शो करनी है। जैसे यहाँ पर दी हैज सी बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से काम कर रही है, तो इस तरह से आपको करना है। अगला दिया कि हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करने हैं। उससे यहाँ पर सेम प्रोसेस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, सेम रूल है, इसमें नॉट का एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बस हैज का प्रयोग करेंगे, हैव करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, और नॉट बीन मतलब कि हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन
हैव आगे ही लगाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर नॉट बीन का प्रयोग कर देंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके टाइमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया हैज़ सी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? प्रश्न है तो यहाँ पर हैज़ हैव को फ्रंट पे लगा देंगे। यहाँ पर दिया कि हैव यू नॉट बीन ट्यूब फॉर 2 आवर्स। यहाँ निश्चित है मॉर्निंग तो आपने सिंस का प्रयोग किया, यहाँ पर अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट के 4 भाग बताने के बाद मैं पास्ट के 4 भाग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि पास्ट टेंस रूल मतलब पास्ट के सिंपल या फॉर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और इसकी पहचान दोस्तों होते ही मात्रा रहेगा, वग्गा, खाया या रोया सोया, इस तरह से आपको पहचानना है। और ध्यान देंगे कि यह इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर दिया है कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो मतलब कि गो वेंट गान। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसकी सहायक क्रिया डिड का इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल के लिए डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में ही डिड का इस्तेमाल करते हैं और सिंपल में अपने वर्ब का सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे सी स्पोक ट्रुथ, इस तरह से दे प्लेड क्रिकेट वर्ब का सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव आने के बाद आपका डिड का इस्तेमाल कर लेंगे और इसके रूल क्या है, सब्जेक्ट करने हैं, डिड नॉट करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे ही डिड का प्रयोग किया जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, सिंपल रहने पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। क्लियर? दूसरा दिया गया सी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो बात ये होती है कि यहाँ पर जब निगेटिव का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो डिड लगाएंगे, डिड लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, सेम रूल आपको वही करना है जैसे कि आप पिछले ट्रांसलेशन में देख रहे हैं। तो प्रश्नवाचक है तो जाहिर सी बात है पहले डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट करके कहानी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया कि डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। तो जब क्या होगा तो प्रश्न होगा तो डिड का मतलब सहायक क्रिया को फर्स्ट में लगा देंगे, डिड शी स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से अपने करने हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसका जो पहचान होगा रहा था रही थे, इस तरह से रहेगा। रहा रही रहेगा तो सिंपल सी बात वर्ब में आईएनजी आपको लगाना ही है पक्का। तो इसका जो सहायक क्रिया होता है दोस्तों, इसकी सहायक क्रिया वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट करना है, वाज वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एक वचन के लिए बहुवचन के वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें ध्यान देंगे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना, ऑब्जेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। सेकंड वर्ड दिया कि सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। थर्ड वर्ड दिया दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे और एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सिंपल मेथड से। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। निगेटिव में भी सेम रूल करना है, सब्जेक्ट करने हैं, वाज वर लगाना है, उसके बाद नॉट का प्रयोग, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट कर देना है। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, और थर्ड ये कि दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट, मतलब कि पास्ट के थर्ड भाग के बारे में। तो इसका जो पहचान होता है दोस्तों, इसकी पहचान होती है कोई कार्य किया गया हो, मतलब संपन्नता की बात करेंगे, मतलब कि भूतकाल
में पहले हो चुका था, मतलब कि कोई कार्य हो चुका था इस तरह से। और इसकी सहायक क्रिया होती हैड, इकलौती। वर्ब के थर्ड फॉर्म का इसमें जितना भी परफेक्ट होगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, वर्ब हैड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट। क्लियर। और यहाँ पर दिया ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब कि ही एक वचन है या बहुवचन है तो हैड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी सहायक क्रिया एक ही होती है। और ध्यान दें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, जो कार्य परफेक्ट होगा, जितने भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर का हो। यहाँ पर दिया कि दे हैड लेफ्ट द प्लेस। क्लियर। यहाँ पर निगेटिव इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं। निगेटिव का मतलब सेम रूल करना है आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करने हैं। हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट करना। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अगला दिया ही हैड नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव करना तो सिंपल से बात करना, पहले आपने हैड का यूज़ करना है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट कर्म को करना है। से हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, हैड दे लेफ्ट, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पास्ट के लास्ट को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें रहा रही होगा, लेकिन ध्यान देंगे कि जैसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता था, सेम इसमें भी होगा। निश्चित समय के लिए आपने सिंस का प्रयोग करना, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करना है। इसकी सहायक क्रिया हैड बीन लगाई जाती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जितना रहा रही होगा उसमें आईएनजी तो 100% लगानी है। और जैसे यहाँ दिया ही हैड बीन एस्टिंग फॉर 2 आवर, अनिश्चित है इसलिए फार का प्रयोग किया गया है। और शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। निगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। पहले आपने क्या करना, सब्जेक्ट करना, हैड नॉट बीन इस्तेमाल करना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फार के बाद टाइमिंग सेट करना है। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, निश्चित है इसलिए फार का इस्तेमाल किया गया। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव है तो सेम रूल आपको लगाना, पहले हैड का प्रयोग करना है दोस्तों, सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसको सिंस और फार, उसके बाद टाइमिंग आपको कर देना है। हैड ही बीन प्लेइंग स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड सी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये निश्चित है, ये निश्चित है, सेम ट्रांसलेट किया जा रहा है जैसे आपने पहले कर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अब हम प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, फ्यूचर को एक बार देख लिया जाए। तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर, इसकी सहायक क्रिया फ्यूचर सिंपल, मतलब पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर पहचानो गागी के, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। फ्यूचर को यहाँ पर कंडीशन को शो करेगा। दे विल हेल्प यू। निगेटिव है तो आपको सेम रूल करना है, पहले सब्जेक्ट विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। यदि सी विल नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आएगी। क्लियर। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर विल या शैल को आगे करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट करके ट्रांसलेट कर देना है। विल यू गो टू स्कूल या विल ही कम टुमारो। यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, रहा रही क्या बात होगा, लेकिन बात है कि फ्यूचर की, तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा, जितना भी रहा रही से रिलेटेड होगा, चाहे प्रेजेंट को हो चाहे पास्ट को, फ्यूचर को आईएनजी फॉर्म आपको लगाने ही है। तो इसकी सहायक क्रिया जो होती है दोस्तों वो विल भी शैल भी होगा। और यहाँ पर
रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट करना है, बिल भी करना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर। सेकंड दिया दे विल बी स्टडिंग। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो पहले हमने विल लगाना है, ऑब्जेक्ट करना है, बी करना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट करना है और आपको ट्रांसलेट कर देना है, विल ही बी प्ले क्रिकेट। और सेकंड दिया गया है विल दे बी कमिंग। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जितना भी परफेक्ट आपका होगा तो विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव का प्रयोग, ऑब्जेक्ट इस तरह से। जैसे यहाँ पर दिया ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और साई क्रिया जैसे कि आपने देख ही लिया। और यहाँ पर दिया दे विल हैव रीच्ड होम, वे घर पहुँच चुके होंगे। यहाँ पर निगेटिव की बात करेंगे तो सेम रूल से आपको निगेटिव भी करने हैं। पहले आप सब्जेक्ट करने, विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क या बी विल नॉट हैव ईटन फूड। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो पहले हमने क्या करना है, विल को करना है, फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर दिए जैसे कि देख रहे हैं कि विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, और ये कि विल दे हैव रीच्ड होम। अब यहाँ पर हम लास्ट की बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो यहाँ पर रहा रही क्या बात होगा, लेकिन टाइमिंग दिया रहेगा, जैसे कि आपने प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा, फ्यूचर में भी देखेंगे। इसकी सहायक क्रिया विल हैव बीन होती है और इसकी सब्जेक्ट लिखेंगे, सहायक क्रिया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया कि ही विल हैव बीन स्टिंग फॉर 2 hours, क्लियर। और दूसरा दिया कि सी विल नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ निश्चित अनिश्चित के लिए प्रयोग किया गया सेम और सहायक क्रिया आपको याद होनी चाहिए। निगेटिव की बात करेंगे तो इसमें भी आपने क्या करना है, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पर कर लेना है। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, या इसको करेंगे दे विल नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव भी सेम रूल्स है, पहले आपने विल लगाना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन लास्ट में लिखना है दोस्तों, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और सिंस फॉर के बाद आपको ट्रांसलेट कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं, विल ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, या विल सी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अनिश्चित और निश्चित के प्रयोग करते हुए। तो दोस्तों मैंने ग्रामर टोटल समझ जा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेके। वीडियो देखने के लिए इससे बहुत बहुत आभार।